नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात फ्लोर टेस्ट के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिन्हें फिर विधानसभा में झटका लगा और शिंदे सरकार की विक्ट्री पर औपचारिक रूप से मोहर लग गई। फिर बात करेंगे झूठ के चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि युवाओं को नौकरी देने के जो वादे केजरीवाल सरकार ने किए थे, उस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे ईडी के चक्रकाल में फंसे आजम खां की, जिनकी पत्नी और बेटे से अब जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी पूछताछ करेगी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे ऑल्ट न्यूज के चक्रव्यूह में फंसे मोहम्मद जुबैर की, क्योंकि प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज ने विदेशी डोनेशन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें अब जुबैर की मुसीबतें और भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात शिंदे की विक्ट्री पर औपचारिक रूप से लगी मुहर की। महाराष्ट्र की नई नवेली शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट की परीक्षा पास कर ली है और उद्धव ठाकरे को फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 99 वोट ही मिले हैं। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनका एक और विधायक शिंदे गुट में शामिल हो गया है। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर उद्धव गुट से निकलकर शिंदे गुट का उन्होंने दामन थाम लिया। इस तरह उद्धव ठाकरे ग्रुप में अब सिर्फ 15 विधायक ही रह गए हैं। दूसरी तरफ अब आदित्य ठाकरे समेत बाकी 15 विधायकों पर निलंबन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सिंबल की लड़ाई में उद्धव ग्रुप के शिवसेना की ओर से सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के तौर पर चुना गया था, जिसमें प्रभु ने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था और विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का आदेश दिया था। लेकिन विधानमंडल सचिवालय की ओर से उद्धव ग्रुप के सचेतक सुनील प्रभु की मान्यता रद्द कर दी गई। ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले पेच जहां चीफ व्हिप पर अटका हुआ था, सचिवालय के फैसले के बाद अगर व्हिप जारी करने का अधिकार शिंदे गुट के सचेतक भरत गोगावले को है, तो जाहिर है कि शिंदे गुट की शिवसेना को वैध माना गया है और इससे उद्धव ग्रुप के बाकी 15 विधायकों पर व्हिप के खिलाफ जाने पर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे समेत उद्धव गुट के सभी विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा विधानमंडल में एकनाथ शिंदे को पार्टी लीडर के पद से हटाए जाने के उद्धव गुट के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है। शिंदे के बदले अजय चौधरी की नियुक्ति को भी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके लिए अब उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। इसके साथ ही शिंदे की जीत से पहले ही हारी हुई अघाड़ी के शरद पवार की भी बौखलाहट सामने आ गई। पवार ने तो सीधे ही ये भविष्यवाणी कर डाली कि बीजेपी और शिंदे सरकार अगले 5-6 महीने में ही गिर जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपने सभी विधायकों और नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। शरद पवार ने तो यहां तक दावा कर दिया कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा स्थिति में खुश नहीं हैं। विभागों का बंटवारा होने के बाद इन सभी का असंतोष सामने देखने को मिलेगा, जिसका नतीजा सरकार गिरना साबित होगा। शरद पवार को संकट मोचक और राजनीतिक धुरंधरों में से एक माना जाता है, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के साथ में शरद पवार जैसे धुरंधर को भी मात देती और उनके हाथ से सत्ता निकाल ली। बीजेपी शिंदे की मजबूती का एक नमूना तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते वक्त देखा गया था, और दूसरा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के वक्त, जब उद्धव खेमे में केवल 99 वोट पड़े और भारी अंतर के साथ शिंदे ने विश्वास मत जीत लिया। इसी से ये सब अब बौखलाए घूम रहे हैं। यहां शिंदे की जीत पर पूरी अघाड़ी बौखलाने लगी, तो वहीं दिल्ली में झूठ का जाल बुन रहे केजरीवाल की सच्चाई फिर से उजागर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बाकी नेता पिछले कई महीनों से दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार ने अपने रोजगार बाजार पोर्टल के जरिए दिल्ली वासियों को प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां दी हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि 1 मई तक केवल 12,588 लोगों को पोर्टल के जरिए नौकरी मिली है। अब केजरीवाल के झूठ की कुंडली खंगाले तो न्यूज वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास उन लोगों का नाम या कोई अन्य जानकारी ही नहीं है जिन्हें वास्तव में नौकरी मिली है।
सूत्रों के मुताबिक ये पोर्टल बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सका और ये पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि कुल कितने लोगों को नौकरी मिली या उनसे जुड़ी जानकारी नहीं मिल सकी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल ने बस दिखावे के लिए नौकरी पोर्टल बनवाया, लेकिन कितनों को नौकरी मिली, कितनों को नहीं मिली, इसका कोई हिसाब किताब इस पोर्टल में मेंशन नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि 10 लाख नौकरियों पर केजरीवाल सरकार के दावे पिछले 20 महीनों में अलग अलग रहे हैं। मार्च में एक इंटरव्यू में युवाओं को नौकरी के बारे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया तो सिसोदिया ने दोहराया कि 10 लाख लोगों को वास्तव में पोर्टल के माध्यम से नौकरी मिली, जिसका दिल्ली सरकार के पास कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। लेकिन जांच किए गए आंकड़ों के मुताबिक नौकरी पोस्ट करने वाले लोगों के जरिए केवल 76,646 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई और जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत से 1 मई 2021 तक 12,588 उम्मीदवार ही चुने गए। केजरीवाल गैंग यही सच्चाई सबसे छिपाती रही, इसीलिए केजरीवाल सरकार ने इसका विस्तृत डेटा कभी सार्वजनिक नहीं किया। इस फर्जीवाड़े के बाद सवाल यही है कि ऐसा कर केजरीवाल क्या नौकरी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ पर झूठ परोस रहे हैं ताकि वोट बैंक बनाया जा सके? क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो सत्ता में भी बड़े बड़े वादे कराए थे, बिजली पानी फ्री देने पर लोगों के वोट बटोरे थे, लेकिन अब ये बिजली पर भी खेल कर गए, पानी पर लिमिट लगा दी, बचा नौकरियों का वादा तो वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। और केजरीवाल नौकरियों के नाम पर आज तक जनता को मूर्ख बनाते रहे, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है, जिसके बाद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। एक तरफ केजरीवाल का फर्जीवाड़ा युवाओं के सामने आ गया तो दूसरी तरफ आजम खां के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी के जिस मामले में आजम खां फंसे हैं, उसमें अब ईडी ने आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को तलब किया है। आजम खां के बेटे और पत्नी को 15 जुलाई से पहले अलग अलग तारीख में ईडी के जोनल मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले आजम खां के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसको लेकर अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी की 2 सदस्यीय टीम ने सीतापुर जेल में आजम खां से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी और अब ईडी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर फंड जुटाने और ट्रांसफर किए गए रुपयों को लेकर पूछताछ करेगी। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम के खिलाफ ईडी ने 1 अगस्त 2019 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को समन देकर पूछताछ के लिए तलब किया है। उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर बड़े पैमाने पर हुए फंड ट्रांसफर के साथ आजम के खिलाफ दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी गहन पूछताछ की जानी है। इसके अलावा आजम से जमीन खरीद फरोख्त के मामले में पूछताछ की थी, जिससे आजम खां की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आजम खां भले ही जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अपने कारनामों से अब तक उन्हें छुटकारा नहीं मिला है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, जमीन खरीद फरोख्त का हो या फिर आय से अधिक संपत्ति का, सभी में आजम परिवार बुरी तरह फंस चुका है, जिससे बाहर आने का इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आजम खां पर ईडी की गाज गिरने के बीच ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर का जेल से बाहर आना मुश्किल नजर आ रहा है। आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज एक मामले में दिल्ली पुलिस जुबैर को यूपी के सीतापुर लेकर पहुंची। यहां उसकी कोर्ट में पेशी की गई, जहां से उसे फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जुबैर पहले से ही एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब और 14 दिन के लिए उसे जेल हो गई है। इसी बीच प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज की ओर से विदेशी डोनेशन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि पोर्टल पर और उसकी पेरेंट कंपनी परावडा मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कई आरोप लगे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि कंपनी ने विदेश से डोनेशन लिया है, जबकि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। आरोपों को झूठ बताते हुए ऑल्ट न्यूज ने कहा कि जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो फंड प्राप्त करता रहा है, वो विदेशी डोनेशन की अनुमति देता ही नहीं है। साथ ही उसने दावा किया कि उसे सिर्फ भारतीय बैंकों के माध्यम से ही डोनेशंस मिले हैं। मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा के मीडिया संस्थान ने कहा है कि उन्हें जो भी डोनेशन प्राप्त हुए हैं वो सीधे संस्थान के बैंक खाते में जाते हैं। इसके साथ ही उसने किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बैंक खाते में डोनेशन के रूप में जाने के आरोपों को भी झूठ बताया है। हालांकि इसमें अदालत में लगे आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया।
वहीं अगर ऑल्ट न्यूज की ये बातें सही हैं, फिर जुबैर का सहयोगी प्रतीक सिन्हा अगर ये कह रहा है कि ऑल्ट न्यूज के डोनेशन का कोई पैसा मोहम्मद जुबैर के पास नहीं गया, साथ ही मीडिया संस्थान ने विदेशी डोनेशन नहीं लिया, तो वो इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कि इन्होंने अपने रेजर पे अकाउंट्स को क्यों डीएक्टिवेट कर लिया है। ऐसा करके ये लोग क्या छुपाना चाह रहे हैं? पेमेंट अगर रेजर पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता था तो फिर इसे डीएक्टिवेट क्यों किया गया? या फिर मोहम्मद जुबैर ने अदालत में झूठ बोला? जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में ऑल्ट न्यूज की ओर से विदेशी डोनेशन प्राप्त करने की बात खुद स्वीकारी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कह चुके हैं कि मोहम्मद जुबैर ने एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान, सीरिया इत्यादि से डोनेशन आने की बात पता चली। वृंदा ग्रोवर का कहना था कि विदेशी फंड जुबैर के नहीं ऑल्ट न्यूज के अकाउंट्स में गए, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि वो विदेश से चंदा नहीं लेता, और इसकी पुष्टि भी आज वेबसाइट ने खुद कर दी और जुबैर के झूठ की पोल खोल दी। क्योंकि अब तक जुबैर यही कहता आ रहा था कि विदेशी फंडिंग कंपनी के खातों में जा रही है, लेकिन कंपनी ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि जुबैर खुद को इस मामले से बचाने के लिए सारा ठीकरा कंपनी पर फोड़ रहा है, जिसका खुलासा अब हो गया है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।